हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक्स फॉर बीवी में आप सभी का स्वागत है। सेमेस्टर 5 22-24 के जितने छात्र हैं उन सभी का इकोनॉमिक्स मेजर पेपर 10 का क्लासेस चल रही है और आप सभी का 1 तारीख को आप सभी का इकोनॉमिक्स मेजर पेपर 10 का एग्जाम होने वाला है। तो हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमेट्रिक थॉट में आप सभी को हम अभी तक 4 क्वेश्चन करा चुके हैं। आज हम 5वां क्वेश्चन आप सभी के बीच में लेकर आए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है, तो इसको पूरी तरह से देख ले। रात भर आपके पास समय है, तो रात भर में कम से कम 10-12 क्वेश्चन प्रोवाइड हमारे यूट्यूब चैनल पे हो जाएंगे। तो बस आपको क्या करना है, कंटिन्यू आपको 1.5 स्पीड करके भी आप वीडियोस को देख सकते हैं, तो चीज़ें को समझ में आ जाएगी। दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं आखिर किस प्रकार से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया दोस्तों कि जे.एम. किन्स के आर्थिक विचारों की व्याख्या करें। ठीक है ना, इसके बारे में अगर इंग्लिश में पढ़ता डिस्कस द इकोनॉमिक्स आइडियाज ऑफ जे.एस.एम. केनिस के, मतलब कि आप यहाँ से देख सकते हैं 15 नंबर का आराम से क्वेश्चन का चीज़ें बन रही है। अगर मतलब आर्थिक देखें तो इसमें आराम से 15 नंबर से पूछ सकता है कि जे.एम. किन्स के आर्थिक विचारों को पूरा व्याख्या करें या वर्णन करें। ठीक है ना, या संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, तो एक ही बात है, आपको लिख देना जे.एम. किन्स। जहाँ दिखेगा आर्थिक विचार, मतलब 15 नंबर का क्वेश्चन आपका आ चुका है। आइए इसको किस प्रकार से आप अपने आंसर बुक में लिखेंगे, इस तरह से हम जिस तरह से आपको बतलाया जाएगा उसी अनुसार आप अपने एग्जाम बोर्ड पे अगर लिखते हैं तो अच्छे खासे नंबर आपका आ सकता है। देखिए उत्तर में आपको लिखना क्या, आधुनिक अर्थशास्त्रियों में किन्स नामक सौपरी हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र को एक नवीन रूप देकर क्रांतिकारी परिवर्तन किया। उनके बिना अर्थशास्त्र का अध्ययन बिल्कुल अपूर्ण है। किन्स के आर्थिक चिंतन की विशेषताएं। किन्स के अर्थशाखा की विशेषताओं को हम कुछ शीर्षकों का अंतर्गत रख सकते हैं। पहला में आपको दोस्तों बोला गया है कि समष्टि का अर्थशास्त्र या किन्स के आर्थिक विचारों का मूल आधार है। विश्लेषण जब एक इकाई या एक फर्म या उद्योग का होता है तब वह विशिष्ट विशेषण कहलाता है। यह प्रणाली प्रतिष्ठित विचारों की थी। इनके स्थान पर जब पूरे समाज के आर्थिक व्यवहार का सामूहिक अध्ययन होता है तब समष्टि विश्लेषण कहा जाता है। किन्स ने यह पद्धति अपनाई। समाज का केवल व्यक्तियों का एक समूह मात्र नहीं है, उसकी अपनी विशेषताएं और अपने लक्षण हैं। समाज के व्यवहार का अलग से ही विचार होना चाहिए। अनेक जनरल थ्योरी नामक ग्रंथ में यही दृष्टिकोण अपनाया गया। दूसरा में दोस्तों आप सभी को बतलाया गया आपातकालीन विश्लेषण। किन्स दीर्घकाल में विश्लेषण के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उनका कथन था कि दीर्घकालीन में हम तो मृत ही हो जाते। रोजगार के सिद्धांत में उन्होंने उपभोग और विनियोग के बढ़ाने पर जोर दिया, परंतु वे जानते थे कि विनियोग का आपातकाल में बढ़ना आसान है, अतः विनियोग का अधिक महत्व दिया जाएगा। उपभोग बढ़ने के लिए धन का समाज का वितरण बदलाना जरूरी है, जो आपातकाल में कठिन है। वस्तुतः किन्स ने समय के महत्व में नहीं दिया, अतः मैंने हैन के अनुसार उनका विश्लेषण समय विहीनता पर आधारित है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखिएगा तीसरा में मौद्रिक अर्थशास्त्र मॉनेटरी इकोनॉमिक्स क्या बोलता है। किन्स के सभी सिद्धांत मुद्रा प्रणाली पर आश्रित अर्थव्यवस्था के सिद्धांत है, जबकि प्रतिष्ठित विचारक वास्तविक अर्थ प्रणाली के समर्थक थे। मुद्रा अनेक के लिए केवल विनिमय का साइन या मूल्य का माप थी। किन्स का सभी विश्लेषण मुद्रा का माध्यम से ही होता है। उदाहरण के लिए उनके ब्याज का सिद्धांत, जो तरलता अधिनियम सिद्धांत के नाम से व्याख्यात है, केवल मुद्रा के चलते ही सही होगा। मुद्रा विहीन समाज में वही सिद्धांत लागू नहीं हो सकता। अन्य बातों को विषय में यह बात काफ़ी हद तक सही है। ओके, इसके बाद दोस्तों आपको चौथा में बतलाया गया है कि उपभोग का महत्व। किन्स के जनरल थ्योरी का उपभोग को सबसे अधिक महत्व दिया है। इसी पर सब उत्पादन रोजगार आदि निर्भर है। उनका समर्थन मांग का सिद्धांत भी उपभोग पर ही आधारित है। उपभोग का तात्पर्य उपभोग वस्तुओं की मांग से है। पाँचवा में आपको लिखना है उद्देश्यपूर्ण अर्थशास्त्र के किन्स के सिद्धांतों के केवल विश्लेषण के आनंद के लिए नहीं, वरना समस्याओं को सुलझने के लिए है। बेकरी करीबी तथा मंदी दूरी करने के लिए उनका व्यवहारिक उपयोग या अध्यापिक किन्स की गणन कल्याणकारी अर्थशास्त्रियों में नहीं की जाती, परंतु उनके उद्देश्यों को देखते हुए कहा जा सकता कि उनका दृष्टिकोण अर्थस्वार्थी था। नियंत्रित अर्थशास्त्र का निदेशक किन्स ने मुक्त अर्थव्यवस्था के दोषों को देखा और समझा था। उनका कथन था कि प्रतिष्ठित अर्थशाखियों का यह मान्यता पूर्ति स्वयं अपनी मांग
पैदा करती है गलत है। मुक्त अर्थव्यवस्था की मंदी के उपयुक्त करने के बीच होते हैं अथवा नियंत्रण द्वारा उसे दूर किया जा सकता है। नियंत्रण तथा हस्तक्षेप के लिए उन्होंने बहुत से उपाय बताए थे जिनका हम यथायथ उल्लेख करेंगे। वे समाजवादी नहीं परंतु आर्थिक व्यवस्था का नियंत्रण के पक्ष में समाजवाद के कट्टर विरोधी थे। ठीक है, उसके बाद 7वां पॉइंट में आपको लिखना क्या, आगमन पद्धति कीन्स के अर्थशास्त्र के प्रणाली आगमन तथा विज्ञान की प्रणाली हैं। उन्होंने पहले से कई पूर्व कल्पना नहीं बनाई, तथ्यों के आधार पर ही सिद्धांत स्थिर किए। 8वां मंदी का अर्थव्यवस्था कीन्स के अर्थशास्त्र को मंदी का अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है क्योंकि उनकी प्रधान समस्याएं कम से कम जनरल थ्योरी की मंदी ही है। कीन्स के सिद्धांत अलग अलग नहीं, ये विशाल योजना का विविध अंग है और एक दूसरे के संयुक्त इस विशाल का योजना का मूल उसका समर्थक मांग का सिद्धांत है जिससे सर्वप्रथम उझलना चाहिए। ठीक है, पहला में अब यहाँ से लिखना है समर्थक मांग किस तरह से रहा। इफेक्टिव मांग रोजगार उत्पादन के ऊपर रहता है और देश के अर्थव्यवस्था में रोजगार तथा उत्पादन एक ही समझते जा रहे हैं। उत्पादन के घटने बढ़ने के साथ रोजगार भी घटता बढ़ता है। यदि अन्य बातें समान आ रहे, उत्पादन और रोजगार दोनों ही एक कारण समाज के धन की वह मांग है जो समाज के उपभोग या विनियोग के लिए मांग है। यही समर्थक मांग अर्थात पूरे समाज के राष्ट्रीय आय या उत्पादन प्रभावशाली मांग के बराबर होता है। वह उपभोग की वस्तुएं या उत्पादन की वस्तुएं की मांग बराबर होती है। मांग का जनता द्वारा भी कह सकती है और सरकार द्वारा भी इसे सूक्ष्म रूप से इस प्रकार से लिखा जा सकता है। पहला देखिए y = C++G लिख सकते हैं। y राष्ट्रीय आय हो गया, C उपभोग कंपोजिशन हो गया, 1 आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, G आपका सरकार द्वारा विनियोग उपयोग हो गया। ये फार्मूला आपका था दोस्तों, ध्यान देना है। ठीक है, एक यहाँ से अब देखिए, एक अन्य दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि समाज के कुल आय y समाज की कुल आय E के बराबर होती है। आय के बढ़ने के लिए व्यय बढ़ाना जरूरी है। समर्थक मांग व्यय के बराबर होती है। समाज का व्यय या तो विनियोग या विनिवेश पर होता है, यानी मशीन आदि अस्थायी वस्तुएं पर होता है, या उपभोग की वस्तुएं पर होता है। उपभोग भी मुद्रा से नापा जाता है और विनियोग भी मुद्रा से नापा जाता है। संक्षेप में समर्थक मांग समाज के कुल व्यय या कुल आय की, क्योंकि व्यय ही आय है। ओके, इसके बाद आप दूसरा में लिख सकते हैं उपभोग के सिद्धांत एवं उपभोग प्रक्रिया। ठीक है, कंपोजिशन फंक्शन। उपभोग को कीन्स ने बहुत अधिक महत्व दिया क्योंकि यह समर्थ मांग का अत्यंत महत्वपूर्ण घटक। इस उत्पादन आय एवं रोजगार बड़ी सीमा तक निर्भर रहते हैं। उपभोग स्वयं भी कई बातों पर निर्भर होता है। कीन्स ने इन्हें नियंत्रित 2 वर्गों में विभाजित किया। पहला में क्या किया, समाज की आय व्यक्ति या समाज आय के अनुसार ही उपभोग पर व्यय करता है। परंतु इस विषय में कीन्स ने एक मनोवैज्ञानिक नियम भी बताया। उनका कथन है कि मनुष्य या प्रकृति की औसत वह आय बढ़ने के साथ साथ उपभोग बढ़ाता है, परंतु उपभोग उस गति से नहीं बढ़ता जिस गति से आय बढ़ती है। यदि उपभोग की मात्रा C है और आय Y है तो dC/dy धनात्मक होगा, कई इकाई से कम होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि आय बढ़ने से बचत की दर बढ़ती है। दूसरा देखिएगा, दूसरा उपभोग प्रवृत्ति प्रोपेंसिटी कंज्यूम। इसके कीन्स के तात्पर्य आय तथा उपभोग के अनुपात से था। समाज अपनी आय का जिस तरह से उपभोग करता है वह उपभोग प्रवृत्ति। इसका हम निम्नलिखित 2 प्रकार से माप कर सकते हैं। पहला देखिएगा, पहला आपको बताया गया औसत उपभोग प्रवृत्ति, कुल आय और कुल उपभोग का अनुपात। औसत प्रवृत्ति, यदि आय 10 अरब है तो 7 अरब तो उत्तर प्रदेश के APPC 10 को 0.7% हुई। चूँकि धन उपभोग में नहीं आता वह बचा लिया, अतः औसत बचत प्रवृत्ति प्रोपेंसिटी टू सेव का उदाहरण 3 है। ओके, इसके बाद 30% होगी। सूत्र के रूप से APC इस प्रकार लिखा जाता है। सीमित उपभोग प्रवृत्ति, आय का अंतिम मात्रा कितना भी उपभोग होता है इसके द्वारा सीमित उपभोग प्रवृत्ति दिखाई देती। मान लीजिए
अंतिम मात्रा अरब की है, जिसमें 0.75 अरब लगभग होता है। ऐसी दशा में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC सी उत्तर प्रदेश 75% और सीमांत बचत प्रवृत्ति 25% होगी। इस सूत्र रूप से इस प्रकार लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको इस प्रकार से लिखा जाता है MPC AC डेल्टा वाई, ठीक है। तीसरा में गुणन सिद्धांत किन्स का यह महत्वपूर्ण सिद्धांत है और उपभोग प्रवृत्ति के घनिष्ठ रूप से संबंधित है। दो प्रकार का होता है। पहला विनियोग गुणक या विनियोग तथा उसके द्वारा होने वाली आय की वृद्धि के अनुपात को कहते हैं रोजगार गुणक। दूसरा नंबर प्रारंभिक रोजगार की मात्रा और विनियोग के बाद होने वाले रोजगार की मात्रा के अनुपात के रोजगार गुणक कहते हैं। केन्स के सिद्धांत के विनियोग गुणक का ही अधिक महत्व है, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष संबंध उपभोग से है। सिद्धांत इस बात को बताता है कि प्रारंभिक विनियोग से धन की वृद्धि हुई गुनी हो सकती है। यदि कुल 5 करोड़ का विनियोग किया गया और समाज से इससे 200 करोड़ रुपए धन की वृद्धि हुई तो गुणक 20.5 = 4 होगा। सूत्र रूप से इस प्रकार से लिखा जा सकता है। उसके बाद डेल्टा वाई डेल्टा आई लिखा जा सकता है। यह गुणक आय और विनियोग है, ठीक है। गुणक और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से प्रत्यक्ष संबंध है। इस प्रकार से लिख सकते हैं K = 1.in-1 इस तरह से आप लिख सकते हैं। या M का अर्थ सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है। 1 मतलब जब M घटता है तो बचत निकलती है, इसलिए इस प्रकार से लिखा सकते हैं K = S। एस का अर्थ होता है सीमांत बचत प्रवृत्ति। इसका अर्थ यह हुआ कि उपभोग प्रवृत्ति जितनी अधिक होगी उतनी बचत कम होगी और उतना गुणात्मक अधिक होगा। उपभोग प्रवृत्ति जितनी कम होगी बचत उतनी ही अधिक होगी। ये गुणक उतना ही कम होगा। चौथा, रोजगार सिद्धांत किन्स से पूर्व प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र की मान्यता थी और पूर्ति स्वयं अपनी मांग निर्माता करती है, अतः इस उत्पादन के पक्ष को नहीं होता, रोजगार में कमी भी नहीं होती, अर्थात पूर्ण रोजगार मुक्त अर्थव्यवस्था का स्वाभाविक लक्ष्य है। इस प्रतिष्ठित सिद्धांत को किन्स के अमान्य किया और उसके स्थान पर रोजगार की मात्रा को समर्थन मांगा पर निर्भर बताया। इसके घटन और रोजगार से घटता और बढ़ने से बढ़ता है। समाज के उत्पादन आय तथा रोजगार इसी के बराबर होते हैं। समाज के कितने व्यक्तियों को कार्य मिलेगा यह दो मात्रों से समय पर निर्भर करता है, जो इस प्रकार के। पहला, सकल मांग मूल्य। पूरे समाज में रोजगार के किसी स्तर पर समाज के उद्योगपतियों को जो वास्तव में आय होने की आस होती है वह सकल मांग मूल्य कहलाती है। निर्माता को मजदूरी रखने पर कुछ आय होती है और रोजगार की विविध मात्रों को पर आय में अंतर पड़ता है। आय और रोजगार के संबंध को देखने वाली तालिका सकल आय क्रिया को दिखाती है। सकल मांग मूल्य समाज के निर्माताओं को आमदनी को दिखाता है। तीसरा, कुल पूर्ति मूल्य या धन की उस मात्रा को कहते हैं जो रोजगार के विविध स्तरों पर निर्माताओं से मिलनी चाहिए या लोगों को काम पर रखने के व्यय है। समाज के जब रोजगार के द्वारा होने वाली आय रोजगार पर होने वाली व्यय से अधिक होगी, अधिक आदमी काम पर रहेंगे, रोजगार का समय उस बिंदु पर होगा जिस सकल मांग मूल्य का सकल पूर्ति मूल्य बराबर हो जाएगा। आवश्यक नहीं है कि इस बिंदु का अधिकतम या पूर्ण रोजगार हो। इस बिंदु का सकल मांग वर्ग सकल पूर्ति वर्ग को काटेगा, वही बिंदु समाज को रोजगार मात्रा निर्धारित करेगा। पाँचवा, पूंजी की सीमित दक्षता या उत्पादकता क्या होता है। विनियोग के दो बातों पर निर्भर होता है, एक ब्याज दर और दूसरे पूंजी सीमित दक्षता या सीमित उत्पादकता पर। यह विचार किन्स ने प्रोफेसर इरवी फिशर से ग्रहण किया। फिशर ने दक्षता के स्थान पर गलत और अधिकतम या पुरस्कार की दर शब्दों का प्रयोग किया, ठीक है। सीमित उत्पादकता का विचार किन्स ने स्पष्ट किया, परंतु उनका इनसे तात्पर्य उस लाभ से उसकी विनियोगता आस करते हैं। यह वास्तविक लाभ नहीं वरना अपेक्षा लाभ है। पूंजी ने सीमित दक्षता की उन्होंने निम्न परिभाषा दी। पूंजी की सीमित दक्षता की यह अधिक बारीकी इस प्रकार परिभाषा दी जा सकती है कि वह
कि उस दर को बराबर होती है जो वार्षिक प्रतिभूतियों के वर्तमान मूल्यों को जो कि उसके समय अवधि में आय के आधारित होता है और पूर्ति मूल्य के बराबर कर दे। देखिए अब देखिए क्या आर्थिक अधिक विनियोग होने पर पूंजी की सीमता दक्ष घट जाती है। इसको दो कारण होते हैं। पहला क्या होता है, विनियोग के कारण लाभ आस घट जाती है और दूसरी ओर विशेष प्रकार के पूंजीगत माल की अधिक मांग होने का उसका मूल्य बढ़ जाएगा। इस कारण भी लाभ का अपेक्षा अनुपात घटेगा। अब यहाँ पे देखिएगा पूंजी का सीमितता उपभोक्ता पर व्यापार वक्त निर्भर होता ब्याज दर की और पूंजी सीमितता उपभोक्ता की तुलना पर विनियोग निर्भर रहता है। यदि ब्याज की दर ऊंची तो उसकी तुलना भी एमएसी कम नहीं होने के कारण निम्नता विनियोग कर पता मंदी प्रबल हो जाती। ऊंची ब्याज दर पर भी विनियोग हो सकता यदि एमसी उससे अधिक हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक लाइन यहाँ पे और आपको लिखना है। पूंजी सीमित की दस्ता करो मुद्रा नीतियों को उत्पादन पद्धतियों को विदेशी व्यापार तथा राजनीतिक परिस्थितियों आदि का प्रभाव पड़ता है। अधिक लगने से भविष्य में आय की आस घटती है अतः एमईसी कम हो जाती है। ओके, चौथा में आपको लिखना है क्या, यहाँ पे देखिएगा चौथा पॉइंट में आपको क्या लिखना है, बचत तथा विनियोग कीन्स के सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण भाग बचत तथा विनियोग समानता बनाता है। उनका कथन है कि बचत सदा विनियोग का बराबर होता है अर्थात S1 = 1। ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे क्या बोलता है, ये वाला। ठीक है, वास्तव में केन्स के अनुसार बचत तथा विनियोग न केवल बराबर होते हैं बल्कि वे एक वास्तविक के दो रूप हैं। जनरल थ्योरी में उन्होंने कहा है कि बचत और विनियोग की परिभाषा में दोनों लिखा है कि वे अनिवार्य रूप से बराबर होते हो और पूरे समाज में वे एक वस्तु को दो पहलू। इसको सामान्य अर्थ में इस प्रकार समझना चाहिए, समाज की वास्तविक बचत नहीं जो समाज के विनियोग के विनिवेश किया। निवेश का अर्थ अस्थायी या पूंजीगत सामान जैसे मशीन, कारखाना, सड़क, भवन, बांध आदि पर होने वाला समाज का खर्च। समाज मुद्रा के रूप में बचत नहीं कर सकता, केवल विनियोग के रूप में बचत कर सकता है। परंतु कीन्स ने इसे एक गणितीय सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया। अब देखिए यहाँ पे आपको नीचे क्या समझना, एक और हेडलाइन समझना, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने भी बचत और विनियोग को बराबर बताया था, परंतु उनका विचार था कि समानता ब्याज की दर मध्यम से होती, दोनों समान ब्याज की दर पर हो जाता। परंतु कीन्स ने इस समानता का आधार राष्ट्रीय आय को बताया। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री मानते थे कि यह समय पूर्ण रोजगार में भी संभव है, परंतु कीन्स उसे किसी भी परिस्थितियों में संभव मानते हैं। उसके बाद देखिएगा एक और हेड यहाँ पे आपको लिखते हैं क्योंकि पूरा कीन्स का वर्णन करना है। कीन्स ने इसको एक सरल गणितीय द्वारा सिद्ध किया। उत्पादन 2 प्रकार के वस्तुओं का होता है, एक तो उपभोग सामग्री का और दूसरे पूंजीगत माल जिनको खरीद कर विनियोग किया जाता है। इससे एक कहा जा सकता है अर्थात 0 = C+1। राष्ट्रीय आय, अब यहाँ पे देखिए अब क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय के दो उपभोग हो सकते हैं, यथो उपभोग में आते हैं या बचा ली जाती है अर्थात Y = C+S। चूँकि उत्पादन और राष्ट्रीय आय के वास्तव में दो नाम हैं अर्थात Y = 0, इसलिए इसका अर्थ यह हुआ कि C+1 = C+S अर्थात IS अर्थात विनियोग बचत बराबर होगा। मतलब सारे को जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो बराबर ही होगा। ठीक है, सातवां में देखिएगा ब्याज का तरतल अधिनियम सिद्धांत क्या होता है, लिक्विडिटी रेफरेंस थ्योरी। कीन्स ब्याज का एक नवीन सिद्धांत दिया है। ब्याज किस बात का पुरस्कार है, किस प्रश्न पर बहुत से विद्वानों का विविध मत दिए। सीनियर ने ब्याज को त्याग कर पुरस्कार बताया था। वामन वर्कक ने समय वृत्त इसका कारण कहा था। मार्शल ने इस प्रतिष्ठा का पुरस्कार कहा। कीन्स का कथन है कि ब्याज धन का तरल का प्रतिज्ञा करने का प्रतिफल। जब धन उधार दिया जाता है तो धन की तरलता समाप्त हो जाती। तरलता समाज के लिए उपयोगी होता है और व्यक्ति उसे तरल रूप से ही रखना चाहते हैं जिस पसंदीक कीन्स ने 3 कारणों से बताया। अब कौन सा 3 कारण था, देखिए यहाँ 3 कारण है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। साधारण सौदों का उद्देश्य अर्थात
नीति प्रति भुगतान करने तथा क्रिया विक्रय करने के उद्देश्य। सावधानी का उद्देश्य अर्थात भविष्य में होने वाली आकस्मिक घटनाओं का व्यवस्था के लिए। सट्टे और उद्देश्य अर्थात भविष्य में विषय में बाजार की अपेक्षा अधिक जानकारी से लाभ कमाना इसका उद्देश्य है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोलता, तरल अधिनियम लिक्विड रेफरेंस द्वारा किस तरह किसने बतलाया, मांग पक्ष की मृदा रोकने की तथा मांग को प्रदर्शित करता है। तरल एलपी बढ़ने पर समान स्थिति में ब्याज दर बढ़ती है। तरल अधिनियम कम होने पर ब्याज की दर गिरती है। इसी प्रकार ब्याज दर बढ़ने से तरल अधिनियम मुद्रा की मांग में कम होती है और ब्याज की दर घटने से मुद्रा की मांग बढ़ती है। ओके, इसके बाद यहाँ देखिएगा, यहाँ पर भी आप देखिएगा, ब्याज तरल अधिनियम के अतिरिक्त मुद्रा की पूर्ति पर निर्भर करता है। मुद्रा की पूर्ति वस्तु की पूर्ति के समान नहीं होती। वास्तु में पूर्ति एक प्रवाह के रूप में होती है और मुद्रा की पूर्ति एक संग्रह के रूप में। मुद्रा की मांग का अर्थ मुद्रा को तरल रूप से रखने की आग्रह से है। मुद्रा की पूर्ति का अर्थ मुद्रा के नकद रूप से रखने के लिए प्रदान करने का से होता है। पूर्ति बढ़ने से ब्याज की दर घटती है और पूर्ति घटने से ब्याज की दर बढ़ती है। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे क्या बोलता है, सौदे के लिए और सावधानी का उद्देश्य ले जो तरल अधिनियम होता है उसका संबंध ब्याज दर से अधिक नहीं होता, आय से अधिक होता है। सट्टे के उद्देश्य तरल अधिनियम से संबंधित ब्याज दर से प्रत्यक्ष होता है। अब देखिए, सौदों के लिए सावधानी का उद्देश्य जो तरल अधिनियम होता है उसका संबंध ब्याज की दर से अधिक नहीं होता, आय से अधिक होता है। सट्टे का उद्देश्य तरल अधिनियम का संबंध ब्याज की दर से प्रत्यक्ष होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, ब्याज दर की तरल अधिनियम और मुद्रा की पूर्ति का समय होता है, परंतु किन्स ने यह भी कहा कि ब्याज की दर एक से न्यूनतम बिंदु पर लोग उधार देना बिल्कुल बंद कर देंगे, अर्थात पूरे धन को नगद रखेंगे या तरल अधिनियम जाएगा। इस स्थिति में विनियोग बांध और वर्क तरल कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद 7वां में देखिएगा, अब दोस्तों लास्ट ही है। अब यहाँ पे देखिए, व्यापारक चक्र में सिद्धांत। व्यापारक चक्र में चक्र के विषय में किन्स का कथन है कि इनका प्रधान करण पूंजी का सीमित दस्ता परिवर्तन होता है। इन पर दो घनों घाटकों का प्रभाव पड़ता है, एक उपभोग प्रवृत्ति, दूसरी तरल अधिनियम। के किन्स के अनुसार पूंजी और दस्ता के आधार धन द्वारा होने की वाली आय है। अब देखिए दोस्तों, अब लास्ट ही है, व्यापारक चक्र की किन्स ने यह परिभाषा दी है, व्यापार चक्र की समृद्धि काल में मूल्य बढ़ते हैं और बिक्री का प्रतिशत कम होता है, परंतु बाद में व्यापार मंद होता है तो मूल्य गिरते हैं और बिक्री बढ़ती है। व्यापार चक्रों में कुछ विशेषताओं का वर्णन किन्स ने जनरल थ्योरी में किया। एक विशेष तो समय के अवधि की न्यूनतम है, अर्थात समृद्धि तथा औषध दोनों समय की निश्चित आ रहता है। दूसरा विशेष यह है कि पतन की या सहज शुरू होती है, जबकि समृद्धि अत्यंत मंद रीति के क्रम होती है। मंदी का प्रमुख कारण ब्याज की दर वृद्धि नहीं है, बल्कि पूंजी की सीमित उपलब्धता का सहज पतन होना। क्रम में व्यापार बढ़ते हैं, पूंजी का दस्ता भी पूंजी रहती है तथा उत्पादक अवसर रहते हैं, फिर उत्पादन का व्यय बढ़ जाता है, दुकानों की बिक्री कम हो जाती है, अर्थात पूंजी का दस्ता घट जाती है, मंदी का क्रम हो जाता है और व्यापार की समृद्धि के लिए पूंजी के लिए दस्ता बढ़ने जाती है। अब यहाँ पे देखिएगा, अन्य घटकों में अर्थात उपभोग प्रवृत्ति में प्रभाव डालने लगते हैं। पूंजी उपभोक्ता को घटने के साथ यह भी काम होने लगती है, क्योंकि बाजार में शेयर आदि मूल्य घटता है तो इसके कारण वर्ग का उपभोग घटता है। अब देखिए, केन्स ने कथन के ब्याज में नीची दर की औसत रुकता है और समृद्धि में वृद्धि होती है। औसत के समय समाज की तरल पसंदगी में वृद्धि होती है, इससे ब्याज की दर बढ़ती है और अधिक औसत की असंभावना हो जाती है। मूल्य संबंधित विचार केन्स ने मूल्य परंपरागत सिद्धांतों का कई उल्लेखनीय काम नहीं किया, परंतु इनको इस विषय में कुछ विचार यंत्र तंत्र मिलते हैं। ठीक है ना। उसके बाद देखिए,
अपनी पुस्तक जनरल थ्योरी के 21वें अध्याय में उन्होंने लिखा है कि अर्थशास्त्र साहित्य में मूल्य के दो सिद्धांत दिए गए हैं, एक वास्तु में मूल्यों को सिद्धांत और दूसरा मुद्रा के मात्रा सिद्धांत। वे दोनों वस्तु में एक ही हैं। तात्पर्य यह है कि अर्थशास्त्र का मूल विवेचन मुद्रा पर मूल्य के स्तर का विवेचना भी वित्र नहीं है। यहाँ तक अब यहाँ तक एक वस्तु में मूल्य का पक्ष वह दो बातों पर निर्भर होता है, एक तो उत्पादन के साधनों को दिया गया पुरस्कार जिससे लागत कहते हैं, दूसरा उत्पादन की मात्रा किंस कहते हैं। सामान्य स्तर पर भी यह नियम लागू होता है, अर्थात दोनों नियम ना होकर एक ही है। उन्होंने लिखा कि सामान्य मूल्य स्तर अक्षांश रूप से उत्पादन के साधनों के पुरस्कार की दर और आंशिक रूप से उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है, परंतु किंस ने यह भी कहा है कि लागत पक्ष तथा उत्पादन की मात्रा पर फिर से विचार होना चाहिए। अब देखिए लास्ट में आपको ये पॉइंट और लिख देनी है। अर्थशास्त्र की एक ऐसा समस्या यह भी है कि मुद्रा की मात्रा बढ़ने से मूल्य की किसी प्रकार को बढ़ते हैं। किंस ने लिखा है कि मुद्रा की मात्रा बढ़ने से मूल्य प्रत्यक्ष रूप से नहीं बढ़ते बल्कि कई घटकों के खास तौर से ब्याज की दर के माध्यम से बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था के अलग अलग दशाओं में मुद्रा विस्तार का अलग अलग प्रभाव होता है। यदि देश में बेरोजगारी है तो मुद्रा को मात्र बढ़ने से मुद्रा का अनुपात में ही रोजगार बढ़ेगा, और जब पूर्ण रोजगार होगा तो मुद्रा का मात्र बढ़ने के साथ उसी अनुपात से मूल्य बढ़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों हमने इसके अंतर्गत बहुत अच्छे खासे कम से कम 10 पेज में हम आप सभी को आंसर बताए हैं। तो 10 पेज में अगर आप 5 पेज भी अगर समझ लेते हैं या 5 पेज भी आपको याद रहती है तो आराम से आपको 15 नंबर इस वीडियो के अंदर मतलब इस क्वेश्चन के अंतर्गत आप सभी को मिल सकता है। तो बस ध्यानपूर्वक आपको 1.5 में आप स्पीड करके पूरी तरह से वीडियो देख सकते हैं। कम से कम आधे घंटे की वीडियो होगी तो आपको 10 मिनट में यह वीडियो अगर आप स्पीड करके देखते हैं तो 10 मिनट में यह वीडियो खत्म हो जाएगी दोस्तों। तो इस प्रकार से अर्थविचार के 5वां क्वेश्चन आज हमने कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन छठा के साथ आएंगे। रात भर आपको जगे रहना है क्योंकि कल आप सभी का एग्जाम है, तो हमारे साथ आप भी जगे रहें और कल के एग्ज़ाम बहुत अच्छे से आप दे सके, इसके लिए हमारी तरफ से भी कोशिश है और आपको भी कोशिश करनी होगी दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आप हमारे प्लेटफॉर्म पे विजिट करते तो आप पे डिपेंड करता है कि हमारे प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करते, लाइक करते, कमेंट करते। कमेंट लेकिन करना आवश्यक है दोस्तों, क्योंकि किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो हमारे प्लेटफॉर्म पे आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।